जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कैसर खान और आप देख रहे हैं वफाक स्पेशल। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है तालीम। मौजूदा तालीमी निज़ाम में खराबियां क्या हैं, इनमें बेहतरी कैसे मुमकिन है, स्कूल बिल्डिंग फिटनेस में हायल रुकावटें क्या हैं, प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में आने वाली पेचीदगियां और इनमें आसानियां कैसे लाई जा सकती हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर तालीम, कालम निगार, सीईओ, एजू रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, महमूद इजाज भट्ट है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, बड़ी आपकी शोहरत जो है वो सुनने में आ रही है और काफी जगह आप डिस्कस हो रहे हैं। कुछ ऐसे हल्के हैं, इसकी भी बुनियादी वजह आपसे पूछेंगे, लेकिन फिल वक्त मौजूदा तालीमी निज़ाम में खराबियां क्या है सर, और इसकी बेहतरी के लिए क्या मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं या किए जा सकते हैं। शुक्रिया कैसर साहब। मेरे ख्याल से आपका जो सवाल है ये बहुत ही अपने यानी कि मीनिंग के एतबार से बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी, बहुत सारी ऑपरेशनल चीजें हैं। लेकिन अगर मैं इसको जरा कॉम्पैक्ट करके अगर मैं बताऊं कि आपने कहा कि हमारे तालीमी निज़ाम में क्या खराबियां हैं और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। देखिए, बात यह है कि खराबियां गिनवाते तो सब लोग हैं कि भी ये खराबी है, ये खराबी है, इस चीज को ऐसे होना चाहिए, इस चीज को ऐसे होना चाहिए, सारी तजावीज भी होती हैं। लेकिन मसला यह है उसका वे आउट देना, उसका सोल्यूशन देना, कंक्रीट कोई वे आउट देना कि जिससे वो खराबियां दूर हो जाएं। ये एक अलग फेज है और सिर्फ खराबियों की निशानदेही करना एक अलग फेज है। बहरहाल जो आपका क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं कि एक दौर था कि जो तालीम थी पाकिस्तान के अंदर उसमें वफाक का बहुत ज्यादा रोल होता है। ये जो 18th अमेंडमेंट आई, जब आपको पता है सूबों को जब उन्होंने इख्तियारात दिए तो वफाक के पास आपका जो सब्जेक्ट है तालीम रहा ही नहीं। वो सिर्फ फैजाबाद से आगे और तरनोल तक का वो एरिया है, वहां तक आपका जो वफाक का सारा जो सेटअप है वहां तक चलता है। लेकिन पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, जीबी में, कश्मीर में ये सब सेग्रीगेट हो गया यूनिट सारा। अब हुआ क्या कि आपका जो कार्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है, देखें वो जो सूबों के करता धरता लोग हैं, खासतौर पे जो सियासी और मजहबी अकाबरीन हैं, जो हुकूमत में होते हैं, वो सिलेबस में अपना कंटेंट डालने की कोशिश करते। आप सारी जिंदगी सिंध में लोगों को पहले पढ़ाते रहे कि जी जीएम सैयद साहब जो है ना गद्दार है, फिर ऐसी पार्टी आ जाती है वो कहती नहीं जीएम सैयद साहब तो हीरो है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप अच्छा, आप देखिए ये जो कन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये जो नई नस्ल हमारी एक एक नस्ल जो है हमारी 5 साल पहले पढ़ती है कि ये शख्सियत हीरो है, फिर पढ़ती है गद्दार है, फिर अगली नस्ल आती है वो कहती नहीं 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 वो गद्दार नहीं वो ये है। तो ये जो जेरो बम है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो आप कह लें कि डिफ्रेंसिएशन है, ये उस वक्त आई कि जब ये 18वीं तरमीम हुई और सूबों के पास इख्तियार चले गए। मैं समझता हूं हमारे तालीमी निजाम में सबसे बड़ी जो खराबी है वो यही है कि इसको वफाक के पास होना चाहिए। आपका जो वफाक तय करे कि आपने कितने साल के बच्चे को क्या पढ़ाना है, आपने उसको क्या तरबियत देनी है। आपका वफाक उसको पाकिस्तानी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आपके सूबे उसको दोबारा सिंधी, दोबारा बलोची की तकसीम में ले आते हैं। आपके सूबे, वफाक कहता है पाकिस्तानी बनो, सूबे कहते हैं नहीं, तुम जो लसानी तुम्हारी यूनिट है, आपका जो जुबान बोलते हो तुम वो हो, तुम जो बरादरी से ताल्लुक रखते हो तुम वो हो। 9 खुदाओं से क्रॉस करके वो पाकिस्तानी बनता है, 9 बुतों को क्रॉस करके। तो सबसे बड़ी खराबी तो वफाक और सूबों के दरमियान में हम आहंग ना होना एजुकेशन पॉलिसी का ये है। तो ये मेरा ख्याल यूनिफाइड होनी चाहिए, ये एक मेजर मतलब फ्लॉ है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। अब तालीमी निजाम, आप मुझे ये बताएं कि आप पूरे यूरोप जो है उसने तरक्की की है कि उसने तबकाती तकसीम खत्म की है और आप 75 साल से तबकात बनाने में तुले हुए। मसलन आपका मदरसा जो सिलेबस पढ़ाता है वो एक अलग तबका बन रहा है, आपका जो मीडियोकर गली मोहल्ले का प्राइवेट स्कूल है वो एक अलग क्लास है, आपके जनाब जो अलीट क्लास है, जो जो कहना नहीं चाहता, जो अलीट स्कूल है आपको पता ही है, इंग्लिश मीडियम और जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं बहुत सारे, वो एक अलग तबका बना
अच्छा, ये जो सारे तबके जब मास्टर्स कर लेते हैं, याद रखें, जब वो अपनी अमली जिंदगी में कदम रखते हैं, वो जिस महकमे में भी जाते हैं, जिस सीट पे बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब ये चारों तबकों के जो रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट, मैं कहता हूं किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग गए, लेक्चर लग गए, अब उस यूनिवर्सिटी के अंदर इन चारों की कश्मकश शुरू हो जाती है। मदरसे वाला चाहता है कि पूरी यूनिवर्सिटी को मैं अपने नजरियात के मुताबिक डाल लूं। बीकराम से पढ़ा हुआ जो लेक्चरर है वो कहता है नहीं यार, ये तो फरसूता, मदरसे वाला तो फरसूदा बातें करता है, मैं जरा जिद्दत सिखा दूं उनको। इसी तरह हर तबका हर अपना नजरिया उस पर मुसल्लत करने की कोशिश करता है, उस स्टूडेंट पे, उस यूनिवर्सिटी के लोगों पे। तो लिहाजा ये भी एक यूनिफाइड पॉलिसी होनी चाहिए कि आपने तबकात पैदा नहीं करने यार, आपने एक तबका पैदा करना है और उस तबके का नाम पाकिस्तानी और अदर देन नथिंग। अच्छा बट सर, ये बताइएगा कि एजुकेशन रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसमें और प्राइवेट इदारों की तंजीमों में क्या फर्क है जी, और इनका क्या किरदार है, ये थोड़ा सा बयान कीजिएगा। देखें, बुनियादी तौर पर देखिए, हमारा किसी से कोई तसादम नहीं, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। हमारी अपनी एक डोमेन है, हमारी अपनी एक प्रोडक्ट है, हमारी एक अपनी सर्विसेज का सेट ऑफ सर्विसेज है। देखें, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी अपनी एक प्रोडक्ट है, वो उनका अपना सेट ऑफ एक्शन है। उनकी जो यूनियंस हैं, देखिए, उनके अपने अहदाफ हैं। हम तो सबको सैल्यूट करते हैं, जो जो भी इस मुल्क की तरक्की में जो भी पेशरफ्त हो रही है उसमें जो हिस्सा डाल रहा है, हमारे भाई हैं, हम सबका एहतराम करते हैं, कोई फर्क नहीं है। फर्क कब आता है मैं आपको बताता हूं। फर्क उस वक्त कैसर साहब आता है, कहते हैं ना कि जब आंख जो है अपना देखने का अमल भी करे और कान को कहे कि नहीं ए कान, आज के बाद मैं सुनूंगी, तुम देखो, और कान ये आंख से कहे अगर कि नहीं जी आइंदा के बाद मैं देखूंगा, तुम सुना करो। जुबान कहे नहीं मैं चखूंगी नहीं, मैं तो देखूंगी, मैं तो आंख का काम करूंगी, तो जनाब फिर तसादम होता है, फिर कंफ्लिक्ट आता है, फिर तबकात पैदा होते हैं, फिर तासुब पैदा होता है, फिर एक दूसरे के काम में आप जब मुदाखलत करते हैं तो देखें वो हम आहंग नहीं होती चीजें। तो लिहाजा हमारा स्कूल की जो यूनियंस हैं और निजी स्कूल हैं, हमारा बुनियादी तौर पे सब हम एजुकेशन की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी जो कंपनी है द एजू रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि पीवीटी लिमिटेड जब आ जाता है तो आपको पता है ये बिजनेस एंटिटी होती है, जो एससीसीपी से रजिस्टर्ड होती है, वो एफबीआर से होती है, वो टैक्स पेयर कंपनी होती है। इसको हम हिडन नहीं रख सकते। जब आप एससीसीपी में चले गए, आपकी जो इकोनॉमी है, फाइनेंस है, वो रिकॉर्डेड हो गया, आपकी रिकॉर्डेड इकोनॉमी हो गई। तो बात यह है कि हम तो मरी रोड पे बैठ के, ब्लू एरिया में बैठ के हम तो अपना बिजनेस करते हैं, हमारी प्रोडक्ट है सर्विसेज की। जिस तरह के कोरियर कंपनीज हैं, मर्जी है किसी की, वो M&P के पास जाए, वो लेपर्ड के पास जाए, वो पोस्टल सर्विस के पास जाए, वो गवर्नमेंट के पास जाए, वो प्राइवेट के पास जाए, उसने लाहौर लेटर भेजना है, उसकी मर्जी है, वो जिसको मर्जी हायर करे, तो किसी को क्या एतराज है। तो जनाब तसादम वहां होता है कि जब दाखाने वाला एक यूजर को ये कहे कि भाई तुम टीसीएस के पास क्यों गए, भाई टीसीएस तो यहूदी फर्म है, टीसीएस तो ये फलां कंपनी है, भाई उसकी मर्जी है। और वो ये कहे कि नहीं जी नहीं, हम 50 रुपए लेते हैं इस खत के, टीसीएस वाले 300 रुपए लेते हैं, तो लिहाजा टीसीएस इलीगल है, माफिया है, ये है, वो है। तो जब ऐसी बातें होती हैं कैसर साहब, फिर मसाइल पैदा होते हैं। हमारी प्रोडक्ट है, हम क्योंकि स्कूल रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज मुहैया करते हैं, हम कॉलेज रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज मुहैया करते हैं, हम लोगों को टेक्निकल सपोर्ट देते हैं कि जनाब आपने हाउ टू यानी लॉन्च योर स्कूल, हाउ टू मैनेज योर स्कूल, और हाउ टू गेट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। तो आपको ये टेक्निकलिटीज हैं, इस तरह आपकी फाइल बनती है, ऐसे आपने रजिस्टर होना है। हम उनको कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी करके देते हैं। हम सबसे पहले वो हमें देखें अथॉरिटी लेटर देते हैं, अथॉराइज करते हैं, यदि ये फर्म है। जिस तरह देखिए आप वकील को हायर करते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते हैं, आप एफबीआर के कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं, आप हेल्थ के कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं। आप मुझे बताएं कि दुनिया में आप फेडेक्स और जेरी देख लें, आप अमेरिकन एम्बेसी के अंदर नहीं जा सकते, आप इंग्लैंड एम्बेसी के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वो थर्ड पार्टी सर्विसेज फेडेक्स और जेरी दे रही है, वो लोग इसको करते हैं। तो अब हाँ, आप फेडेक्स वालों को ये कहेंगे नहीं जी नहीं, वो जो अमेरिकन एम्बेसडर है वो जब तक खुद नहीं आएगा हम आपसे कोई मुकाबला नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता, दुनिया इस तरह नहीं चलती। तो हमारा रोल भी फेडेक्स और जेरी की तरह है, एक थर्ड पार्टी सर्विसेज है
जो हमें हायर करता है, हम उसको फोटो स्टेट करके देते हैं, हम उनको एफिडेविट्स में मदद करते हैं, हम उनकी फाइल फिलिंग करते हैं, हम उनका केस तैयार करके आखिरकार हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हवाले करते हैं। तो जनाब ये पुतक हो गया। अब अप्रूवल अथॉरिटी दैट इज द गवर्नमेंट और अ डिपार्टमेंट। देखिए वो चाहे तो रिजेक्ट कर दें, वो चाहे तो पास कर दें। अगर वो क्राइटेरिया पे आता है तो पास करें, अगर नहीं आता तो रिजेक्ट कर दें। हाँ, उसके अंदर अगर कोई अनलॉफुल चीज हो रही होती है तो हम जरूर हकामे बाला को उसको मेंशन करते हैं। और जब हम मेंशन करते हैं, एक्चुअली ये काम तो यूनियंस का भी है कि वो मेंशन करें अगर कोई इस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटी है। अगर हम कर देते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो नाराज होते हैं कि नहीं ये माफिया है, ये हमारी शिकायतें करता है, ये है वो है। तो जनाब हमारा सिंपल एक कोरियर का काम है, हमारा प्रोसेसिंग एजेंसी का काम है। हम किसी को बंदूक रख के कैसर साहब नहीं कहते कि वो हमारे पास आए। हमारी क्योंकि सर्विसेज में इतनी जान है तो हम 7 साल से सर्वाइव कर रहे हैं ना। हमारे दरवाजे पे कौन लोग आते हैं? वो भी आते हैं जिनको सर्विसेज हम अच्छी देते हैं। तो अगर वो हम सर्विसेज ना देते होते तो कौन आता हमारे? मैं ये थोड़ी सी इसमें वजाहत चाहूंगा, और मैं सीखने के मराहल में हूँ और आवाम भी हमारी जो नाजरीन है वो भी मुस्तफीद होगी इससे कि स्कूल बिल्डिंग की जो बिल्डिंग है इसकी फिटनेस में हाई रुकावटें क्या है जी। और इस सवाल के जवाब से पहले थोड़ा यही बताइए कि माफिया का बहुत जिक्र होता है जी, ये माफिया कौन है सर? अच्छा ये देखिए, मैं तो इस फोरम पे कहीं भी हमारे काबिल एहतराम टीचर्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीईओ डीओ सब हमारे लिए वाजिबुल एहतराम है, उनके क्लरिकल स्टाफ, उनके फोर्स के, उनके पीएन्स। हम किसी के खिलाफ कोई गलीज जुबान इस्तेमाल ना करना चाहते ना करते हैं। लेकिन सिर्फ इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिल्डिंग फिटनेस की आपने बात की। देखिए अभी जो करंटली जो आपका इशारा है जिस इशू पे जो आजकल हॉट लाइन, बिल्कुल वो जनाब ये एक्चुअली नोटिफिकेशन है, ये 3 जुलाई को हुआ है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। इसके अंदर क्या लिखा है अगर आपके क्या उसको पर दिखा दें तो व्यूअर्स को ये भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या लिखा है, वरना वो आपसे मतलब ले चल जाएगी। तो एक्चुअली क्या है ये है कि आपने यानी कि इसमें डायरेक्शन आई है सीईओ एजुकेशन को, डीसी साहब को, एससी बिल्डिंग्स को कि जी आपने टीओआरस बनाने हैं, डीआरए की मीटिंग तलब करें, उसके अंदर आप तय करें कि आइंदा 3 जुलाई के बाद की बात हो रही है इस नोटिफिकेशन के अंदर कि गवर्नमेंट पंजाब बिल्डिंग डिपार्टमेंट निजी इदारों की बिल्डिंग फिटनेस या साउंडनेस सर्टिफिकेट इशू किया करेगा कि भाई ये बिल्डिंग फिट फॉर द पर्पज है कि नहीं है। तो बात ये है कि आप मुझे ये बताएं, आज 20 अगस्त हो चुकी है, आज तक अभी तक टीओआर ही नहीं बने। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो किधर जाएं? 30 दिन शायद गुजर गए, 26 दिन नहीं जी, 1.5 महीना गुजर गया, 1.5 महीना टीओआर जो है वो अभी तक नहीं बने। चले कोई बात नहीं, ये उनका मसला बनाए ना तो है ना जी। लेकिन जो हमने एतराज उठाया, जो हम इसके लिए देखिए, हम सूबाई मोहतसब साहब के पास गए, हम ये डीसी साहब के पास गए, हम ये जो है ये मेरे पास है इंक्वायरी मार्क हुई, हम सीओ साहब के पास गए, हम सेक्रेटरी एजुकेशन को लिख रहे हैं। ये हम सारे फोरम्स पे गए सिर्फ एक मकसद के लिए कि क्या 3 जुलाई से पहले किसी को ये हक हासिल है कि कोई अहलकार, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो एईओ साहब हो, चाहे वो कोई साहब भी हो, चाहे वो सीओ साहब हो, डीसी साहब हो, क्या वो 3 जुलाई से पहले का इतलाक ऐसे करेंगे इस नोटिफिकेशन का कि जिनके ऑलरेडी बिल्डिंग फिटनेस जिन्होंने फर्मों से लिए हैं, पैसे दे के लिए हैं और वो लीगल हैं, उन सैकड़ों स्कूल रजिस्टर्ड हो चुके हैं उन फर्मों के बिल्डिंग फिटनेस की वजह से। आप ये देखें, ये एक स्कूल है, सबमिशन डेट है 14 अप्रैल 2023। इस पे एतराज क्या लगाया हुआ है कि जी आप अपना जो बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट है वो पंजाब बिल्डिंग डिपार्टमेंट से लेके आए, आपको रिजेक्ट किया जाता है या आपको ऑब्जेक्शन है कि भाई आप जब तक वो नहीं लगाएंगे आपका हम प्रोविजनल लाइसेंस भी नहीं देंगे। इसी तरह मेरे पास बेशुमार ये स्क्रीनशॉट्स हैं, उसके अंदर यानी कि फरवरी 1 साल पहले भी जिसने वो अपलोड किया था या अपना जमा करवाया था केस, उसको भी रिजेक्ट किया हुआ है। हम जब ये इस जुल्म और इस नाइंसाफी के हवाले से सीओ साहब के पास गए, डीसी साहब के पास गए, तो उसका रिएक्शन हमें क्या मिला? वो जो डीलिंग पर्सन है वहां पे बैठे हुए या जो भी इसको प्राइवेट रजिस्ट्रेशन को देखते हैं, उन्होंने हमारा यकीन करें हमें वायरल कर दिया सोशल मीडिया पे कि जी ये माफिया है, ये सरगना है, ये बदमाश है, ये है।
मैं कहता हूं निजी स्कूलों वाले और सीओ साहब को भी गुजारिश है, डीसी साहब को भी, वो एक कमेटी बना दें, वो इस मामले को देख लें, तो कमेटी खुद फैसला कर ले कि गैर कानूनी काम हुआ या नहीं हुआ। अब इसके अंदर हम अगर रोज कहना शुरू कर दें जी फला माफिया, वो माफिया, यस माफिया, नो माफिया, ये माफिया माफिया कहने से काम नहीं बनेगा। हमने सिर्फ ये देखना है कि सिस्टम को ठीक करना है, हमने एक नई डिवाइस डेवलप करनी है। दुनिया देखे किधर जा रही है, ई ऑफिस आ रहे हैं, पेजलेस जो है वो दफ्तर बन रहे हैं, ई पासपोर्ट इशू हो रहे हैं, ई यूनियन काउंसिल आ रही है, ई जनाब सर्विस सेंटर आ रहे हैं। तो आप लोगों को बार बार कहते हैं 27 किस्म के डॉक्यूमेंट लेकर वो खातून बेचारी कोटली सतिया से चलती है, मरी से चलती है, गुजर खान से चलती है, वो बेचारे बीमार लोग होते हैं, वो अपनी फाइलें इधर बगल में चार चार उठा के वो आते हैं, फिर आप उनको कहते हैं ओ यार ये सर्टिफिकेट रह गया, ये फला साइन रह गए, ये भी लेके आओ। 10-10 दफा वो चक्कर लगाते हैं। आपके इस ऑनलाइन सिस्टम का कोई फायदा नहीं हो रहा, जो कि पिछली हुकूमत में या मुराद राज साहब ने इनिशिएटिव लिया था, मैं कहता हूं उसको तबाह करके रख दिया उस सारे निजाम को। देखें, ऑनलाइन सिस्टम तो नादरा में भी है, ऑनलाइन सिस्टम तो एफबीआर में भी है, ऑनलाइन सिस्टम तो पासपोर्ट का भी है, ऑनलाइन सिस्टम टिकटिंग का मोटरवे पुलिस का भी है। अगर वो चल सकते हैं तो फिर ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्यों नहीं ऑनलाइन सिस्टम चल रहा? पटवार खाना तो नहीं है जी, इसको ऑनलाइन नहीं करना चाहता। हाँ जी, पता नहीं है क्या इनका इशू है। तो ये एक छोटा सा बात है। हम किसी को मरूद इल्जाम नहीं ठहराते, हम किसी के लिए गाली का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ हमें ये तय करना है कि कौन सा जो एक्ट है हमारा या उनका, वो गैर कानूनी है या कानूनी है, अच्छा है या बुरा है। हमने इस पर लाना है, इस स्टैंडर्ड पे लाना है कि कौन सी चीज लीगल है, कौन सी इलीगल है, कौन सी चीज गुड है, कौन सी बैड है। तो ये माफिया कहना किसी को ऐसे ही मुंह उठा के उसकी पोस्टें कर देनी, वायरल कर देना। चमगादड़ कैसर साहब, अगर चमगादड़ जो है वो सूरज को रोज 1000 दफा भी काला काला स्याह स्याह कहे, अंधेरा अंधेरा कहे, तो क्या सूरज अंधेरा हो सकता है? क्या सूरज काला हो सकता है? क्या सूरज को क्या फर्क पड़ेगा? आप बिल गेट्स को माफिया कहना शुरू कर दें, आप पैनाडोल बनाने वालों को माफिया कहना शुरू कर दें, आप एंटी कैंसर मेडिसिन बनाने वालों को माफिया कहना शुरू कर दें, आप इस कैमरा बनाने वाले को माफिया कहना शुरू कर दें। देखें, हमारे देखें उलमा उस वक्त नादानी में, जब टीवी आया, जब टेलीफोन आया, ये भी उनको माफिया कहते थे, इनको समझ नहीं आती थी, ये उनको काफिर करार देते थे। तो जिन्होंने ये बनाए और ये जो खैर की चीजें बनी, आप मुझे बताएं, क्या आज वो कौमों की सफ में बुलंद तरीन है या आप हैं? आप पस्ती में हैं, वो लोग अरूज पे हैं, क्योंकि उन्होंने उस तरक्की को और उस रोशनी को कबूल किया जो कि अहद हाजिर में जिसकी जरूरत थी। तो हमें इसको इस तरह में देखना है, बजाय कि हम अपनी जाती तासुब में एक दूसरे की पगड़ियां उछालें। हमें ये देखना है हमने सिस्टम किस तरह बेहतर। अच्छा मतलब एजुकेशन रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड फर्म जो है वो बेसिक उसकी वर्किंग क्या है जी, और क्या प्रोवाइड क्या करती है, अपने सर्विसेज क्या दे रही है आवाम को, और क्यों बेहतर है वो? और इनकी एक रजिस्ट्रेशन मैंने देखा है, रजिस्ट्रेशन.pk आपकी एक वेबसाइट है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे। अच्छा देखिए, हमारी जो एजू रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसका कॉन्सेप्ट क्या था? मतलब मौजूदा निजाम में और आपकी जो इसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करते हैं, साथ हम प्रोसेसिंग एजेंसी भी हैं, हम सर्वे कंडक्शन फर्म भी हैं। मसलन फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का अदारा पीरा, हमने उसको डिजिटलाइज भी किया है। हमने कुछ 1500 अदारों को जियो टैग किया इस्लामाबाद में, तकरीबन 3000 से ज्यादा जो अदारे पेंडिंग है उसको जियो टैगिंग की है। मतलब हमारी जो सर्विसेज हैं, आप देखें, अगर वो इसको महकमा तालीम इस्तेमाल करे तो इनको सिर्फ टेलीफोन के ऊपर, इनके स्क्रीन के ऊपर इनको बेहतरीन किस्म का सिस्टम मिलेगा कि ये विजिलेंस और सर्विलेंस कर सकते हैं अगर हमसे ये मदद ले। देखें, फैजाबाद से परे हम हलाल हैं, फैजाबाद से इधर हम हराम हैं। आप खुद सोच लें फिर। महमूद इजाज भट्ट साहब, ये बताइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अपना कोई रोल अदा कर रही है या किया है इसकी सिस्टम की बेहतरी के लिए? देखें कैसर साहब, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है पंजाब, नो डाउट के जाहिर है कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री भी है और वो अपना रोल तो अदा करती रहती है। उनका काम है इनको डायरेक्शन देना, इनको गाइडलाइन देना। देखिए, फिजिकल वर्क तो सेक्रेटरी साहब ने खुद नहीं करना, एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने नहीं करना, स्पेशल सेक्रेटरी साहब ने खुद तो नहीं करना, डीपीआई साहब ने नहीं करना। फिजिकल वर्क तो जनाब आगे, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो रावलपिंडी है, उसके तो तकरीबन जो मुलाजमीन है मेरे नोटिस में 15,000 मुलाजमीन है।
अब मुझे एक बात बताएं, 15,000 मुलाजमों का काम या एम्प्लॉइज का वो सेक्रेटरी साहब ने तो नहीं करना या मिनिस्टर साहब ने तो नहीं करना। उन्होंने तो आपको एक सिस्टम बना के देना है, एक एक कोडल सिस्टम बना के देना, कोडल फॉर्मेलिटीज देनी है कि जनाब इस तरीके से आपने कार्य सरकार को चलाना है। अगर देखिए हर बंदा अपनी अपनी कार्य सरकार अपने अपने कानून खुद बनाता रहेगा और मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा तो फिर वहां तो जंगल का कानून ही होना है ना। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, देखिए ये एक नोटिफिकेशन है जी 10 जनवरी 2021 का। मैं चाहूंगा कि ये भी जूम करके आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को दिखाएं कि ये एक नोटिफिकेशन है। ये इसमें सारी क्लॉजेज आप देख लें, मुझसे कहेंगे या आपसे कोई व्यूअर्स मांगना चाहेंगे हम भेज भी देंगे उनको। ये इतनी जबरदस्त गाइडलाइंस हैं कि जब ये मैनुअल सिस्टम से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पे आया, जो पेपरस जो वेबसाइट बनाई गई, तो इसको पढ़ के जो निजी अदारे हैं, जो स्कूल ऑनर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, खवातीन और हजरात भी, वो बड़े खुश हुए। क्योंकि अब तो जी वो मैनुअल फाइलों से जान छूट गई कि 3-3 फाइलें बनाओ, वो नीली फाइलें लो, फिर उसको फिल करो, ये करो, दफ्तरों के 100 चक्कर लगाओ, 4-4 साल बिना फाइलें गुम रहती थी, 3-3 साल। बड़े खुश थे, हम भी बड़े खुश थे। अच्छा, लोगों ने हमें कहना शुरू कर दिया आपका तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा जी। वो मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम कोई यही बिजनेस नहीं है, दुनिया में बड़े बिजनेस है इंशाल्लाह ताला। अच्छी बात है, अगर लोगों को सहूलत मिले तो हमें क्या इसमें मसला है। तो लेकिन आप देखें क्या हुआ, इसकी वायलेशन क्या हुई। आज भी इस गाइडलाइन पे अमल नहीं हो रहा। और अभी के जो सीओ साहब हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं, उन्होंने तो फिर भी चले बहुत सारी चीजें की, लेकिन इनसे कबल जो 1-2 सीओ गए हैं, आप यकीन करें एक स्याह दौर था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस सारी गाइडलाइन के ऊपर। मेरा ख्याल शायद उन्होंने ये नोटिफिकेशन भी ना शायद पढ़ा हो। अब एक नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन उस क्लॉज को मैं अपने व्यूअर्स के साथ, अपने निजी अदारों के मालकान के साथ शेयर भी करना चाहूंगा, पब्लिक के साथ भी। देखिए ये एक 13 अप्रैल 2023 का नोटिफिकेशन है। ये असल में वो नोटिफिकेशन है कि जब हम पिछले साल वकास महमूद अली साहब जो सेक्रेटरी थे और मैडम कलसूम साकिब जो स्पेशल सेक्रेटरी थी, हम उनको मिले, हमने उनको मसाइल बताए यहाँ के कि यहाँ पे कोई शख्स है, कोई अहलकार है, वो उसने अपने कानून खुद बनाए हुए, और उनके जो कानून बनाए हुए थे उस शख्स के, मैं 1-2 अगर आप इजाजत दें अगर टाइम हो जी तो मैं आपसे जिक्र कर देता हूं। मतलब उनका पहला कानून था कि जब तक 300 बच्चे किसी स्कूल में नहीं होंगे वो स्कूल रजिस्टर्ड नहीं होगा। आप मुझे बताएं, एक शख्स प्राइवेट स्कूल वाला अगर मैलाफिडियस इंटेंशन हो, नीयत खराब हो जाए, वो कहे कि जी मेरे तो 299 बच्चे हैं अभी तक, 20 साल वो 299 पे बैठा है, तो क्या हुकूमत उसको रजिस्टर्ड नहीं करेगी? आप मुझे बताएं। तो ये कानून खुद बनाया हुआ था। फिर जी निजी हाउसिंग सोसाइटी में जो स्कूल है वो उस हाउसिंग सोसाइटी की एनओसी लेके आए फिर रजिस्टर्ड होगी। और भाई जिस हाउसिंग सोसाइटी खुद ही इलीगल है, जिसके पास खुद ही एनओसी नहीं है आरडीए की या सीडीए की, आप उसकी एनओसी पे चल रहे हो। आपका काम है आप उस स्कूल को रजिस्टर्ड करें, उसकी इकोनॉमी फाइनेंस को रिकॉर्डेड करें, उसकी हिस्ट्री को रिकॉर्डेड करें, फिर रेगुलेशंस की तरफ आए। अच्छा, ये दूसरा कानून हो गया। तीसरा कानून अब बड़ा मुज़ीका खेज है। आप देखें कि जनाब उन्होंने कहा कि एक जो भी कोई निजी अदारा है वो ट्रैफिक पुलिस से भी एनओसी लेके आए। अब मुझे एक बात बताएं, टेंच भाटा की गलियां हैं, रत्ता की गलियां हैं, रत्ता मुराल की, और आप उस गली में, छोटी सी गली में जो बेचारा स्कूल है, उसका एनओसी ट्रैफिक एनओसी से क्या ताल्लुक है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ। शायद आपको याद हो कि एक दौर ऐसा भी आया था कि जो रजिस्ट्रेशन होती थी बच्चों की पैदाइश की, अगर वो 90 दिन के बाद कराई जाए तो लेट फीस के साथ जमा होगी, लेकिन उसका प्रोसेस ये किया गया था कि वो पटवारी साहब से पहले वो कचहरी से फॉर्म लेगा, कचहरी से फॉर्म लेने के बाद तहसील ऑफिस जाएगा, वहां से तहसीलदार से अटेस्ट कराएगा, फिर एक पटवारी उसको काउंटर टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर दोबारा वो तहसीलदार के पास आएगा, तहसीलदार उसको टेस्ट करेगा, उसके बाद वो कचहरी आएगा, नोटरी पब्लिक से दोबारा उसको टेस्ट होगा, उसके बाद फिर वो जमा कराएगा, तब जाके यूनियन काउंसिल से उसको एक बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो जारी होगा। इस प्रोसेस में कम से कम 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे, और लोगों ने किया भी। तो माजरत के साथ मैं एक लुत्फा देना चाह रहा था कि ये प्रोसेस उस वक्त भी इसको कॉम्प्लिकेटेड किया गया और लोगों को तकलीफ दी गई, जो इसका जिक्र आप कर रहे हैं। जी सर, सॉरी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जो लोग इस तरह के रखने डाल रहे हैं और इन नोटिफिकेशंस को माने बगैर अपने पास ही कानून बना देते हैं,
असल माफिया वो है या हम है कि हम उनको कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन ये फॉर्म देते हैं, ये चीजें हैं, आप खुद करा लें, बेशक हमें ना हायर करें, अगर हमें हायर करते हैं तो जाहिर है हम उनका प्रोसेस कर देंगे। तो हम उनका यानी फ्रेंडली यूजर एक सिस्टम दे रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट अच्छी है तो लोग हमारे पास आते हैं। तो आप देखें कि हमें फिर माफिया कहा जाता है, हमें फिर यानी कि ये कोई बात नहीं। अब मैं एक नोटिफिकेशन आपको थोड़ा सा इसकी तरफ लेके चलता हूं। ये देखें, ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ है इस नोटिफिकेशन का, 13 अप्रैल 2023 का नोटिफिकेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। इसमें वादे तौर पे सेक्रेटरी साहब ने और एसओ साहब ने या एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने जो जिसने भी ये लिखा है, वादे तौर पे लिखा है कि कोई भी निजी अदारा जो फ्रेश खुल रहा है वो हाइजीन सर्टिफिकेट, बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट, वो अपनी चालान, स्टाफ स्टेटमेंट, ये 3-4 चीजें अपलोड करे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि डीआरए या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट फौरी उसको प्रोविजनल ई लाइसेंस ऑनलाइन ही जारी कर दे। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि आप हार्ड कॉपी 27 डॉक्यूमेंट्स लाएंगे तो आपको प्रोविजनल मिलेगा। मैं आपको दावे से कहता हूं अभी भी सैकड़ों अदारे प्रोविजनल लाइसेंस जिनको नहीं इशू हुए, लेकिन उन्होंने हार्ड कॉपियां तक जमा करवाई हैं। तो अच्छा, अब देखिए लाहौर एक मरकज है, दारुल खिलाफा है पंजाब का। मजे की बात है, वहां पे कोई चेकलिस्ट नहीं, वहां पे कोई 27 किस्म के डॉक्यूमेंट्स नहीं, सारा ऑनलाइन चल रहा है लाहौर में। तो क्या पिंडी पंजाब से बाहर है? क्या पिंडी अफगानिस्तान में है? क्या पिंडी इंडिया में, दिल्ली में है? कि आप इधर नई गवर्नमेंट अपनी बनाए हुए हैं और अपने कानून आप खुद ही बनाते जा रहे हैं। ना आप सेक्रेटरी साहब को मानते हैं, ना मिनिस्टर को मानते हैं, ना आप सीओ को मानते हैं, ना डीसी साहब को मानते हैं, ना कमिश्नर साहब को मानते हैं। देखिए ये कोई तरीका नहीं है। बेशक देखिए हमें कोई इससे गर्ज नहीं है, बेशक हमारी सर्विसेज कोई ना ले, लेकिन जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, जो एक लॉफुल एक्शंस हैं यार, उसको फॉलो करना हर शहरी का फर्ज है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर। अच्छा बस अब हमारे टाइम प्रोग्राम का टाइम ही खत्म होने वाला है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि द एजू रिसोर्स एक्टिविटी लिमिटेड जो है, इसका वो तो निजी इदारों को सरकारी रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। तो सर जो इदारे हैं, जो तंजीमें हैं प्राइवेट इदारों की, वो क्या अपना किरदार अदा कर रही है, क्यों रुकावटें डाल रही है, या उनको क्या ऐसा प्रॉब्लम पेश आ रही है? तो आप तंजीमों की देखें जो क्यादत है, जिस तरह आपने मुझे आज जहमत दिया, मुझे बुलाया, आप किसी दिन मुझे भी बुला लें, उस क्यादत को भी बुला लें, तो आप ये क्वेश्चन उनसे भी पूछ सकते हैं, वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से देखें, इसमें होमवर्क चाहिए, इसमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपको मुताला चाहिए, आपको प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, आपको आप अपडेटेड हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अब जैसे ये हमने सबूत लगाए हैं, जो इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए हैं बिल्डिंग फिटनेस के, तो देखें ये तो क्यादत जो भी यूनियंस हैं यहाँ पे, उनको चाहिए था ना ये चीज निकालती। वो निजी अदारों की फलाह बहबूद का दावा करती हैं, तो उनको चाहिए था कि वो फ्रंट पे आती। मेरा फ्रंट पे आना तो नहीं बनता। देखिए हम तो एक यानी कि थर्ड पार्टी फैसिलिटेटर हैं, तो हमारा उतना नहीं बनता, ना फर्ज बनता है, ना हक बनता है। ये असल में जो प्राइवेट अदारों की जो यूनियंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, एसोसिएशन है, पहला हक उनका बनता था कि वो हक की बात करें, वो आगे बढ़ें, वो इस मसले को उठाएं। लेकिन अगर वो नहीं उठाई तो इसमें देखें हमारा कसूर तो नहीं है ना, लेकिन हमने अपना फर्ज अदा किया। जी अजीम, बहुत ही अलमिया की बात है कि पाकिस्तान। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताता चलूं माजरत के साथ जी कि देखिए ये बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट्स इस नोटिफिकेशन से पहले जो अवेलेबल था मार्केट में 3,000, 4,000 या 5,000 का, हम खुद भी 4,000 का देते रहे, हमारी जो फर्म है। आज ये सर्टिफिकेट 15 से 20,000 रुपए का मिल रहा है, वो भी ब्लैक में। ठीक है, यानी कि इधर ऑन फॉर्म, जाहिर है कि इस फॉरम पे मैं नहीं कह सकता कुछ भी किसी को, ये तो जो लोग ले रहे हैं बेचारे, उनको पता कितने धक्के खा के वो ले रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि हम माफिया हैं, अगर हम गलत हैं, हम एक प्रोडक्ट 4,000 की दे रहे हैं, वही चीज आज 20,000 की जो दे रहे हैं, जो जिनकी वजह से वो 20,000 की हुई है, क्या वो मरूद इल्जाम होने चाहिए या हम होने चाहिए? तो ये अब फैसला जो है वो पब्लिक कर ले या निजी स्कूल खुद कर। जी नाज़रीन, आपने द एजू रिसोर्स एक्टिविटी लिमिटेड के सीईओ जनाब महमूद एजाज भट्ट साहब की सारी गुफ्तगू सुनी। फैसला आप करें, आप देखें कि कौन सा निज़ाम बेहतर है, कौन सा निज़ाम तरक्की याफ्ता है।
ताकि आप भी उसमें अपना हिस्सा डाल सकें और अपना फैसला कर सकें। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जरा सी नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और इसी फिक्रे पे हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। अपने होस्ट कैसर खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।